हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8 से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का समाधान आपको आसान भाषा में मिलेगा। यदि आप भी चाहते हैं कक्षा 8 से लेकर के कक्षा 10 तक का किसी भी विषय का समाधान आपको सबसे पहले मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं विषय वस्तु की। आज जो विषय वस्तु होने वाला है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान, जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। जो पाठ है वो पाठ होने वाला पहला पाठ, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। और जिस कक्षा की बात होगा वो कक्षा होगा 10th, अर्थात 10वीं कक्षा का ये विषय होने वाला है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए प्रश्न की ओर। प्रश्न यह क्या कह रहा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। प्रश्न क्या कह रहा है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जैसा कि आप देख रहे होंगे प्रश्न, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ध्यान से देखिएगा और नोट कीजिएगा। जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। इन्हीं सब क्रियाओं के हेतु जीवों के लिए पोषण अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 का यही आंसर होगा, इसे आप नोट करेंगे। प्रश्न 2 कह रहा है, पोषण की परिभाषा लिखें। पोषण की क्या परिभाषा हो सकता है, देखिएगा। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आंसर पे। प्रश्न 3 का जो आंसर होगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ बॉक्स में दिख रहा होगा। स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इसके उप उत्पाद आणविक ऑक्सीजन है। चलिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है, प्रपोषण से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर होगा, जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब वो प्रपोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। हम कह सकते हैं टूटे फूटे भाषा में, अपने भाषा में, कि जब कोई जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है या निर्भर रहता है तब वह विधि प्रपोषण कहलाता है। और प्रपोषण 3 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है तब वह मृतजीवी पोषण कहलाता है। कवक में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्रश्न 6 देखिएगा, परजीवी पोषण किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, प्रश्न 6 का जो आंसर होगा देखिएगा, जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं मच्छर, जिसे बाह्य परजीवी, एवं पिता कृमि परजीवियों के उदाहरण है। अर्थात हम कह सकते हैं परजीवी उसे कहेंगे या परजीवी पोषण वह कहलाता है जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को ही परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। मच्छर हो गया, पिता कृमि हो गया, परजीवियों के ही उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 7 क्या कह रहा है, प्राणी संपोषी जीव किसे कहते हैं। प्रश्न 7 का जो आंसर होगा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 8 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 8 का आंसर देखिएगा, जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे में हरित लवक होते हैं जिनके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे, 6CO2 प्लस 12H2O रिएक्शन C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। इस बॉक्स में जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण है। जैसा कि हमने आपको बताया, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अवश्य ध्यान रखें। चलिए देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है, देखिएगा, पतियों को प्रकाश संश्लेषण अंग क्यों कहा जाता है, या हम यूं कह सकते हैं पतियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा जाता है। प्रश्न 9 का जो उत्तर होगा ध्यान दीजिएगा,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक होता है जो पाया जाता है। ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में ही पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। चलिए प्रश्न 10 देखिएगा। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 10 का आंसर देखिएगा। वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे अवशोषण होकर हमारी कोशिका में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है। कहने का मतलब हुआ वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अपघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाती है। चलिए प्रश्न 11 देखिएगा। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? इनके नाम लिखें। प्रश्न 11 का जो आंसर होगा, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसका नाम आपको नीचे लिखा दिखेगा। नंबर 1 में एक ग्रंथि दिख रहा होगा आपको, पैरोटीड लार ग्रंथि। ये मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली एक लार ग्रंथि है। मनुष्य के मुख गुहा में दूसरा लार ग्रंथि जो पाया जाता है उसका नाम सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि है। तीसरा लार ग्रंथि देखिएगा, मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली तीसरा लार ग्रंथि सबलिंगुअल लार ग्रंथि है। प्रश्न 12 देखिएगा। प्रश्न 12 क्या कह रहा है? मनुष्य में आमाशय कितने भागों में बटा होता है? उनके नाम लिखें। चलिए देखते हैं इसका आंसर। प्रश्न 12 का जो आंसर होगा, जैसा कि आप बॉक्स में देख रहे होंगे, आमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। यह 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग कार्डियक जो आमाशय का अग्रभाग है, एक है फुंडिक जो आमाशय का मध्य भाग है, एक है पाइलोरिक जो आमाशय का पिछला भाग है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य के आमाशय 3 भागों में बटा होता है। जैसा कि आपने देखा, पहला कार्डियक आमाशय का अग्रभाग होता है, फुंडिक आमाशय का मध्य भाग होता है, अर्थात हम कह सकते हैं आमाशय के बीच वाला भाग होता है, पाइलोरिक आमाशय का पिछला भाग कह सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा प्रश्न 12 का उत्तर। प्रश्न 13 क्या कह रहा है? मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखना है। प्रश्न 13 का आंसर होगा, छोटी आंत आहार नाल या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत या यूं कह ले आहार नाल पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसका आकार जो होता है बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर या यूं कह ले 2.5 सेंटीमीटर होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? गृहिणी, जेजुनम और एक इलियम। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य की आंत की लंबाई जान गए, चौड़ाई जान गए, और ये भी जान गए कि मनुष्य की छोटी आंत के 3 भाग कौन कौन है। आपने देखा क्लास 10th का जीव विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर।